Hello everyone, welcome to Ansarkari. Let's start today newspaper discussion. After 5 year gap, India resumed tourist visa for Chinese. Border meet hold टू रिसेंटली ब्रिक्स के अंदर और एससीओ के अंदर इंडिया और चाइना के रिलेशंस को लेकर बायलैटरल टाइज को नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए, जिसमें से कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से स्टार्ट किया गया। उसके साथ साथ बायलैटरल रिलेशनशिप के साथ नॉर्मलाइजेशन, बॉर्डर पीस एरिया और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो ग्राउंड तैयार की गई, जिनमें स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स के थ्रू नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश की गई, ताकि ऑनगोइंग जो पेयर है बायलेटरल टाइज का उनको रिज्यूम किया जा सके टूरिस्ट वीजा के साथ। और स्पेसिफिक रिजम्पशंस जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा की, इसको प्रेफर किया जाए। 34th मीट ऑफ वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन इंडिया चाइनीज बॉर्डर के बीच मीटिंग्स के लिए प्रोवाइड किया गया, जिसके अंदर बायलेटरल टाइज को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के बेसिस पर टॉक सुधारी गई। टू नज टैक्स पेयर, आईटी डिपार्टमेंट ट्रैक ऑनलाइन विजिटर एंड फिल्टर पेन। रिसेंटली सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के बेसिस पर देखा गया किस तरह से नंबर ऑफ ऑनलाइन विजिटर्स यूजर्स जो पोर्टल को यूज करते हैं वो फ्लैग करते हैं हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स को, जो फिल्टर की जाएगी पेन इनोवेशन के थ्रू, जो इन्वॉल्व करेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, ताकि टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू रिवाइव किया जा सके। जो आइडिया प्रोग्रेसिवली क्रिएट किया गया था 360 डिग्री प्रोफाइल के टैक्स पेयर के बीच में, ताकि ट्रांजेक्शन और आइडेंटिफाई पैटर्न्स को न्यूमेरिकल को मैनेज किया जा सके, फिल किया जा सके टैक्स रिटर्न्स को, जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी द्वारा भी कहा गया था, ताकि जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सोल्व किया जा सके, उसके साथ साथ जो प्रॉफिट है उनको बढ़ाया जा सके। जब देखते हैं किस तरह से डिपार्टमेंट ने रिस्पॉन्स किया, डाटा जो रीच है 40 करोड़ AIS जनरेट किए जाते हैं, जिसमें से एस्टिमेट 650 करोड़ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर देखा गई थी। एक AI लिंक करेगा डाटा को, एनालाइज करेगा और डिपार्टमेंट को स्पेसिफिक स्कोप प्रोवाइड करेगा, ताकि स्मूथलेस वर्किंग के साथ साथ ट्रांजेक्शन को बढ़ाया जा सके और टैक्स पेयर का जो रिटर्न प्रॉफिट है उसको प्रमोट किया जा सके, गैप को फिल करके रिटर्न की जो टैक्स पेयर को नज किया जा सके। पेपरलेस हेल्थ इकोसिस्टम, सीएम टू लॉन्च नेक्स्ट जनरेशन HIMS हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जो एक्सेसिबिलिटी उसको बढ़ाया जाएगा सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, ताकि जो डिले है उसको कम किया जा सके और प्रोग्रेस को प्रमोट किया जा सके। पेपरलेस वर्क को जो टेक्नोलॉजी के साथ इनेबल करेगा हेल्थ केयर सर्विसेज को, वेलफेयर को, और नेक्स्ट जेन हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम इंश्योर करेगा फुल्ली डिजिटाइजेशन को, इंटीग्रेशन को और पेपरलेस हेल्थ केयर इकोसिस्टम को, ताकि जो डिजिटल मॉड्यूल है उसमें OPD IPD और रजिस्ट्रेशन, लेबोरेटरी डायग्नोसिस का जो इंटीग्रेशन है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रिकॉर्ड्स के साथ इन्वेंट्री को प्रोवाइड किया जा सके, मैनेज किया जा सके, पेशेंट रजिस्ट्रेशन को इंक्लूड करें, अपॉइंटमेंट और बिल्स को, रेडियोलॉजी और जो अदर लेबोरेटरीज है उनको इंटीग्रेट किया जा सके, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ साथ जो स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होने चाहिए उनके साथ इन्वेंट्री और ऑपरेशनल ट्रीटमेंट्स को भी मैनेज किया जा सके, और सेंट्रलाइज हॉस्पिटल डैशबोर्ड तैयार किया जा सके, ताकि पेशेंट को मिसयूज और पब्लिक फंड का जो इम्प्रूवमेंट है उसको हेल्थ केयर सेक्टर में इंटायरली इंक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ, इंक्लूसिव हेल्थ प्रोग्रेस के साथ प्रमोट किया जा सके। एम्स ज्वाइन हैंड विद जर्मनी इंस्टीट्यूट टू लो कॉस्ट रोबोटिक सर्जरी। रिसेंटली जर्मनी इंस्टीट्यूट के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सर्जरी को प्रमोट किया गया, जो कि स्टैंडर्ड यूज करेगा, ताकि टाइम को कम किया जा सके और कॉस्ट इफेक्टिवली बनाया जा सके। जब हम रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं, जिनकी एक्सपेंसिव कॉस्ट 2 से 3 लाख तक होती है, वो ऐड करेगी लो कॉस्ट लिक्विड बायोपास टेक्निक्स को, जो डेवलप की गई है प्रोवाइड करने के लिए, और डायग्नोसिस जल्दी होगा और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाई जा सकेगी। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा रिसेंटली पुश किया गया किस तरह से TB डायग्नोसिस जो टेस्ट है उनको प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर पर क्रूशियली इंपॉर्टेंट रखते हैं, ताकि TB फ्री भारत का जो
टारगेट है उसको पूर्ण किया जा सके। उसके लिए रिकमेंड किया गया कि कलेक्टिवली सैंपल जो है वो हर सब हेल्थ सेंटर्स में मोलिकुलर टीबी टेस्टिंग के साथ प्रोवाइड किया जा सके, जिसमें जो डायग्नोसिस है वो रैपिड डायग्नोसिस प्रमोट किया जाए। टेस्ट के साथ सिकल सेल अमेनिया, हाइपोथैलेस बी, जो अदर डिजीज है उनके साथ साथ टीबी को भी डायग्नोस किया जा सके और डिटेक्ट करके प्रिवेंट किया जा सके। डब्ल्यूएचओ के डाटा के थ्रू शो किया गया किस तरह से 2015 से लेकर इंडिया के द्वारा जो प्रोग्रेस है वो टैकल की गई। 17% का ड्रॉप देखने के लिए मिला है। जब हम रिपोर्ट की बात करते हैं, जो 20% ड्रॉप देखने के लिए मिला नंबर ऑफ डेथ्स के अंदर, मोर देन 85% डिटेक्ट किए गए हैं इन्फेक्शन को जो रिसीव किया गया ट्रीटमेंट्स के थ्रू और मल्टीपल ड्रग्स रेजिस्टेंस के थ्रू, जो रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट शो होते हैं। 27% जो ग्लोबल केसेस है वो नो रूम फॉर कंप्लाइंस के बेसिस पर, ये हैवी बर्डन की वजह से देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन एक स्टडी में पाया गया किस तरह से जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड लंग डिजीज 2024, ये 39% ऑफ टीबी केसेस इन इंडिया आर subcline and therefore most likely to especially detect and continue spreading। उसके लिए जो टीबी टेस्ट अवेलेबिलिटी किट है उनको अवेलेबल करवाया जाएगा कम्युनिटी लेवल पर, ताकि हेल्थ केयर सेक्टर, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेक्टर के साथ साथ सब सेंटर्स में और प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर में, ताकि स्पेंडिंग जो स्प्रेड है उसको रोका जा सके, टेस्ट किया जा सके और उस टाइम के बीच में वैक्सीन और मेडिकल्स के थ्रू क्योर किया जा सके चैन ट्रांसमिशन के फॉर्म में। द क्रिटिकल मिनरल कंटेन, क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। चाइना जो डोमेन करता है मिड मेन स्ट्रीम प्रोग्रेस को स्ट्रेटेजिकली, जब मिनरल्स की बात करते हैं जिसमें अकाउंट करता है 90% ऑफ रेयर अर्थ रिफाइंस को, 70% कार्बनिक प्रोसेसिंग को और 60% लिथियम कंजर्वेशन कैपेसिटी को। के साथ साथ जब हम चीन चाइना की जो कैपेसिटी देखते हैं कि किस तरह से क्रिटिकल मिनरल्स माइंस के लिए स्पेसिफिक कंट्रीज में या फिर आइलैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिलती है। इंडिया के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा आइडेंटिफाई किए गए 30 क्रिटिकल मिनरल्स को जो बेस करते हैं स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस को और क्लियर एनर्जी फ्यूचर टेक्नोलॉजी डिवन को, हाईली इम्पोर्ट डिपेंडेंसी की वजह से डोमेस्टिक रेस्क्यू और कंटेनर के रिवेल किया जाएगा, ताकि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की जो नीड है उसको पूरा किया जा सके। इसके लिए नेशनल क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशंस जो अनाउंस किया गया, जो स्पेसिफिकली टारगेट करेगा क्रिटिकल मिनरल्स को, सप्लाई चेन को और मिनरल एबिलिटी को, जिसलिए काबिल जो है काबिल के द्वारा ऑस्ट्रेलिया, जापान और अदर कंट्रीज के साथ जो क्रिटिकल मिनरल्स है उनकी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाएगा, सेल्फ रिलायंस बनाया जाएगा और ग्लोबल साउथ के साथ साथ यूएसए के साथ मिलकर क्वाड के थ्रू केवल क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई नहीं करना, उसके प्रोसेसिंग के प्रोसेस की जो टेक्निक है उसको डेवलप किया जाएगा, ताकि जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके। वैक्सीन होप इन मलेरिया फाइट, रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा अनाउंस किया गया किस तरह से जो वैक्सीनेशन है मलेरिया की वो हेल्प करती है कर्व करने में, डेवलप करने में और टेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कमर्शियल की जो इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है। नियरली 4 लाख पीपल जो वर्ल्ड वाइड मलेरिया की वजह से हर साल देखने के लिए मिलता है, जिसमें सेंसिटिव स्ट्रगल है वैक्सीन की वजह से जो स्पेसिफिक प्रोग्रेस है वो की जा सकती है और गेम चेंजर्स की तरह उनको यूज किया जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरह फिगर किया गया किस तरह से जो मलेरिया है वो एंडेमिक डिजीज है। जब अफ्रीका की बात करते हैं जहाँ पर नाइजीरिया, कांगो, तंजानिया, मोजाम्बिक, नाइजर जैसी जो कंट्रीज है उनके अंदर हाई लेवल पर डेथ देखने के लिए मिलती है। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के थ्रू रिपोर्ट किया गया मलेरिया जो है वो डेथ करता है। अगर 1995 से लेकर 22 के अंदर देखा जाए वैक्सीन के बेसिस के ऊपर, तो डेथ्स में डिक्रीज देखने के लिए मिला है। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के थ्रू जो 1151 थी वो 83 जो 2020 के अंदर देखने के लिए मिली। वही जब रिपोर्ट देखते हैं किस तरह से मलेरिया केसेस इंडिया के अंदर 95 से लेकर 22 के अंदर डिक्रीज देखने के लिए मिला। जो 95 के अंदर 2.93 थे वो 22 के अंदर 0.18% तक देखने के लिए। ड्रॉप का रीजन देख सकते हैं कि जो एडवांस मैकेनिज्म टेक्निक्स का यूज करके और उसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन है जिसमें एपालसिस वैक्स का जो कमर्शियल रिकमेंडेशन वैक्सीन है, जो ए टाइप वैक्सीन है जो यूज करती है डिफरेंट पार्ट ऑफ जीन्स ऑफ फोटोजेंस को, क्रिएट करती है प्रोटीन को और टारगेट करती है इम्यून करने के लिए रिस्पॉन्सिबल को, ताकि इंजेक्ट किया जा सके स्पेसिफिक प्रोटीन को
इम्यून करने के लिए स्प्रेड करती है, यूज करती है सरकम प्रोटोजाइट प्रोटीन को, जो प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को पर्सन के अंदर जो इम्यूनाइज है उसके थ्रू, और प्रोसीड करते हैं ड्रग को, ताकि लीवर स्टेज के ऊपर जो मल्टीपल सेल्स हैं उनको पेशेंट्स के अंदर सिक्योर रखा जा सके, और रेड ब्लड सेल जो इन्फेक्टेड है मल्टीपल स्टेजेस पर उनको प्रिवेंट किया जा सके वाइट ब्लड सेल्स के थ्रू। आईसीएमआर रीजन के द्वारा मेडिकल रिसर्च सेंटर के थ्रू इम्यून रिपोर्ट जो जनरेट की गई वो दिखाता है किस तरह से स्टेज के ऊपर स्पेसिफिक वैक्सीनाइजेशन जो कि एपलिस वैक्स RTS और R21 जो यूज होती है CSP प्रोटीन को, और प्रिवेंट करती है इन्फेक्शन को वैक्सीनाइज पर्सन के थ्रू। फिल लेंथ CPS प्रोटीन यूज किया जाता है ताकि जो कैंडिडेट वैक्सीन एक्चुअली प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स को, ताकि बेटर प्रोटीन अगेंस्ट इन्फेक्शन। और जो रिसर्च है वो देखते हैं कि किस तरह से एपलिक्स वैक्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं मोर देन 90% प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन ऑफ स्पेसिफिकली वैक्सीन का इंपॉर्टेंट रोल देखा जा सकता है। इसके साथ साथ ICMR जो है वो चाहता है कि कंपनीज के थ्रू जो फ्यूचर डेवलपमेंट है कैंडिडेट्स की वैक्सीन की वो ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के बेसिस पे की जाए, कमर्शियल प्रोडक्ट्स का जो स्केल्स है उसके थ्रू, और साथ साथ में जो प्रोटीन है और अवेलेबिलिटी है वैक्सीन की वो बढ़ाई जा सके। इलेक्शन कमीशन बिगेन प्रिपेयर टू इलेक्ट वाइस प्रेसिडेंट, set to announce poll schedule soon. Recently, वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़ जी के रिजाइन के बाद इलेक्शन कमीशन के द्वारा मैंडेट किया जाता है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन पोस्ट अंडर आर्टिकल 330/24 के बेसिस पर। जब हम वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1974 के तहत कंडक्ट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट एक्ट 1974 जो एटलीस्ट 20 electors have to propose the nomination of a candidate, at least another 20 are seconded by converting either secretary general ऑफ लोकसभा या फिर राज्यसभा जो अपॉइंट किए जाते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के रेशियो के बेस में, तो अदर सीनियर ऑफिसर्स के बेसिस पर, ताकि पार्लियामेंट सेक्रेटरीट जो अपॉइंट कर सके असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स को। पाइका अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश, रिसेंटली NCERT के थ्रू जो 8th क्लास में पाइका चैप्टर था उसको रिमूव करने की वजह से उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के द्वारा कंसर्न एक्सप्रेस किया गया, जिसमें NCERT द्वारा क्लैरिफाई किया गया जो रीजनल रेजिस्टेंस था उनको सेकेंड वॉल्यूम के अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा। जब हम पाइका की बात करते हैं तो पाइका जो है वो 19 सेंचुरी में रूरल इंडिया के अंदर हुई अपराइजिंग को डिस्कवर करते हैं कि पाइका जिसका मतलब होता है कि फुट सोल्जर्स या जो पैदल चलने वाले सैनिक थे जो कि रिप्रेजेंट करते हैं मिलिट्रिकल अलायंस को, जो कि स्टार्ट की गई थी 16 सेंचुरी में उड़ीसा में गजपति रूलर्स के थ्रू, जो उन्हें रिप्रेजेंट करती थी 16 सेंचुरी में मार्शल सर्विस, और रिटर्न में उन्हें हेरिटरी रेंट फ्री लैंड जो है वो प्रोवाइड किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। जो लैंड है वो जमींदारों को बेची गई कम प्राइस में, जिसके बेसिस पर अपराइजिंग क्रिएट हुई। रेबल्स की बात करते हैं 1814 के अंदर जो सोल्ट था उसके ऊपर एक्सटेंड किया गया कोस्टल उड़ीसा तक, और ग्रेट डिस्काउंट रेट जो है वो अप्लाई किया गया सोल्ट के ऊपर। 1817 के अंदर 400 कोद ट्राइब जो कि ट्रेडिशनल आर्म के साथ धूमसर से खुर्द की तरफ मार्च के लिए निकले, उनको रिप्रेजेंट जिनके द्वारा ज्वाइन किया गया बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्रा और भरमा रे के द्वारा, जो रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से ईस्टर्न रीजन में जो होल्ड था वहां पर अपराइजिंग देखी गई। जब हम इन्वोक पर की बात करते हैं पाइकाज की, जो रिप्रेजेंट करते हैं उड़ीसा के सब नेशनलिज्म को, 2017 के अंदर 200
एनिवर्सरी के ऊपर पाइका रिवोल्ट को गवर्नमेंट के द्वारा डिफाइन किया गया कि यह फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, क्योंकि 1857 से पहले कंडक्ट हुई थी। कैन प्रेसिडेंट शेल रेफर चेंज जजमेंट? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट, जो कि तमिलनाडु और राज्यपाल के बीच बिल विवाद को लेकर था, जिसमें कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्डिक्ट दी गई थी 3 महीने के अंदर किसी भी बिल को राज्यपाल के द्वारा पास करना होगा। अगर वो राष्ट्रपति के पास भेजता है, लिमिटेड टाइम लिमिट के अंदर उनको रिप्रेजेंट कर दिया होगा, जिसके ऊपर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सबमिट किए गए थे 14 क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट को, और उनके ऊपर डिसीजन के लिए सलाह मांगी गई थी। आर्टिकल 143(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कन्फेस करता है कि एडवाइस जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ताकि ओपिनियन जो है क्वेश्चन के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति को प्रदान किया जाए। लेकिन जब हम लिमिट की बात करते हैं कि क्या वह बाध्य है या नहीं, बाउंडिंग है या नहीं, तो देखते हैं कि बाउंडिंग के लिए जो स्ट्रिक्टली रेफर किया जाता है, प्रेसिडेंट कैन नॉट बाउंड टू द स्कोप, जो स्पेसिफिक केसेस और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग वर्डिंग में रिप्रेजेंट किया गया था। इज द प्लास्टिक इंडस्ट्री ट्राई टू इन्फ्लुएंस ग्रीन पॉलिसी? रिसेंटली एनवायरमेंट एक्टिविस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट के द्वारा ड्रॉ किया गया कि किस तरह से जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है वो टबैको इंडस्ट्री की तरह मिसयूज कर रही है, मिसलीड कर रही है, जब हम ग्रीन पॉलिसीज की या फिर इनकी बात करते हैं। बोथ इंडस्ट्री जो प्रॉफिट ड्रिवन टैक्टिक्स के ऊपर चलाई जाती है, वो हार्म्स के एविडेंस है उसके बेसिस भी। जब हम शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, हम देखते हैं जुरिडिक्शन और एडवर्टाइजमेंट जो है टबैको की, वो रन नहीं की जाती। इसकी वजह से डिस्क्लेमर दिया जाता है कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, बट वो इंडिविजुअल की चॉइस के ऊपर छोड़कर उस पॉलिसी को प्रेफर किया जाता है। सिमिलरली हम प्लास्टिक मेकर्स की बात करते हैं, जो ब्लेम करते हैं कंज्यूमर को रिसाइकल यूज ना करने की वजह से, और अटेंड करते हैं कि कोऑपरेटिव अकाउंटेबिलिटी को। बहुत केसेस में हम देखते हैं कि सिमेट्रिक हार्म जो है एनवायरनमेंट के लिए और हेल्थ के लिए देखने के लिए मिलता है। किस तरह से एनपीआर और पीबीएस के द्वारा रिपोर्ट दी गई थी कि प्लास्टिक इंडस्ट्री जो प्रमोट करती है रिसाइकलिंग को, रिजोल्यूशन को, फ्रॉम 1980 से, डिस्पाइट प्राइवेटली एक्नोलेज कि इकोसिस्टम इकोनॉमिक्स और टेक्निकल इम्पार्शियलिटी उनके अंदर देखने के लिए मिलती है। जो ग्रुप है वो लॉन्च करते हैं पब्लिक कैंपेन्स को, लेकिन रिसाइकल रिसाइकल प्लास्टिक के साथ साथ मोस्ट प्लास्टिक जो है वो यूज की जाती है, लैंडफिल या डंप कर दी जाती है ओपन प्लेसेस के साथ साथ। जब हम ग्रीन वॉशिंग की बात करते हैं, जो टबैको कंपनीज और जो अदर लाइट और मिडिल सिगरेट है जो सेफ है, लेकिन अब्सेंस ऑफ क्लियर इन्फोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स या शॉर्ट कमिंग की वजह से देखने के लिए मिलता है। जो लो डेवलपिंग कंट्री या फिर अदर कंट्रीज के अंदर उन चीजों का और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड ना होने की वजह से यूज किया जाता है। जैसे ग्लोबल साउथ के अंदर देखने के लिए मिलता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो रेशनलाइज मटेरियल है उसको पैकिंग के लिए ग्लोबली यूज नहीं किया जाता, लेकिन ग्लोबल जो प्लास्टिक है वो प्रोड्यूस की जाती है लो मिडिल इनकम कंट्रीज में, जहाँ सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है। जिस जो ओईसीडी या फिर ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक की रिपोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट किया गया कि मोर देन डबल हो जाएगी डिमांड सब सहारा अफ्रीका में, और ट्रिपल हो जाएगी एशिया में 2060 तक। लेकिन जब हम यूरोप की बात करते हैं तो 15% का जो ग्रोथ है वो देखने के लिए मिलेगा। रिप्रेजेंट करता है किस तरह से जो लो ग्रोथ कंट्रीज है उनके अंदर उन डिमांड्स को बढ़ाना और कम प्राइस होने की वजह से ग्रीन वॉशिंग और रिसाइकल की जो फैसिलिटीज है उनको ना प्रोवाइड करना। इसके लिए जरूरी है कि एडिकेट वेस्ट मैनेजमेंट हो, एनवायरनमेंट के अंदर रेगुलेशन हो, और वीक जो रूल्स है उनको चेंज किया जाए। किस तरह से रेज किया जाए वनरेबिलिटी को, कि जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए अल्टरनेटिव्स को कम प्राइस में, ताकि जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज है उनको इस ट्रैप से निकाला जा सके। क्रिएटिंग मोर स्पेस फॉर सोलर पावर। जब इंडिया की ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक टारगेट है कि 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हर साल ईच ईयर टू रीच इट्स गोल 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी 2030 तक का जो टारगेट है। इसका 300 गीगावाट जो है वो सोलर पावर प्लांट से आता है इंस्टॉल करने की वजह से। लेकिन जब हम सिक्योरिंग कैपेसिटी की, स्ट्रेंथनिंग की, पावर ट्रांसमिशन की, नेटवर्क की बात करते हैं, किस तरह से इंश्योर किया जाए जनरेट करना पावर को इफेक्टिवली डिलीवर किया जा सके यूटिलाइजेशन के बेसिस के ऊपर। इसलिए जब हम देखते हैं कि सोलर पावर के लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो
देखने के लिए मिलते हैं। जब हम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात करते हैं, वो लैंड एक्विजिशन की बात करते हैं, राइट ऑफ वे में सिग्निफिकेंस हैर्डल्स देखने के लिए मिलते हैं प्रोजेक्ट्स में टाइमली, जिसकी वजह से लेट डिले होता है। मेजोरिटी ऑफ प्रोजेक्ट जो कंसर्न है वो वेस्टर्न और साउदर्न स्टेट्स में देखने के लिए मिलते हैं, कंसंट्रेटेड देखने के लिए मिलते हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के अंदर। फर्दर एक्सपेंशन जो है एरियाज में देखने को मिलता है जहाँ रिस्क डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी के ऊपर, ग्रोइंग के ऊपर और सोशल टेंशन के ऊपर, जो कम्युनिटी रजिस्ट करती है उनके बीच में। लेकिन जब हम लद्दाख की बात करते हैं, जहाँ ग्रीन एनर्जी जो कॉरिडोर सेव करेगा, स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है कि किस तरह से ट्रांसमिशन किया जाए कनेक्टिविटी चैलेंज के साथ और एड्रेस किया जाए एफिशिएंटली। करंटली अंडर डेवलपमेंट ऑफ अलोकेशन ऑफ 20,000 करोड़ की ट्रांसमिशन के साथ सिस्टम जो है वो इवेल्युएट करेगा 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी लैंड फ्रॉम लद्दाख से, जो ट्रांसफर की जाएगी नेशनल ग्रिड के बेसिस पर। तो प्रोजेक्ट जो नीडेड है स्मॉल रीजन के अंदर, हाई सोलर इरेडिएशन के अंदर, जहां रिजल्ट है हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, और स्प्रेड करेगा पॉपुलेशन की पोल्यूटेड लैंडस्केप को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सके लैंड एक्विजिशन को। इसके लिए इंडिया के अंदर जो लीडिंग प्रोजेक्ट है रिन्यूएबल एनर्जी का, उनको रिमार्केबल अचीवमेंट बनाने के लिए मेरिटल रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, ताकि जो कैपेसिटी है 40 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की, उसको अचीव किया जा सके, टारगेट एक्सपेंड किया जा सके एनुअली ग्रोथ के ऊपर, ताकि 19% का इंक्रीज 200 गीगावाट हुआ था 2014 के अंदर। तो ग्लोबल साउथ के साथ इंडिया को कंटिन्यू करना पड़ेगा, किस तरह से रीइंफोर्स करे कमिटमेंट्स को क्लियर एनर्जी के ऊपर, डिमोनेटाइजेशन के साथ साथ ग्लोबल कम्युनिटी के साथ जुड़कर। जब हम स्टोरेज की बात करते हैं, क्रिटिकल रेयर अर्थ मेटल लिथियम की बात करते हैं, आयन बैटरीज का यूज कर स्टोरेज कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है बीन ए विक्टिम ऑफ इग्नोरेंस। 2020 में नेशनल हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई थी, जिसके बेसिस पर कोग्निटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को इंक्रीज करने के साथ साथ जो बेसिक अप्रोचेस को चेंज करने के लिए प्रमोट किया गया था। किस तरह से स्कूल्स के अंदर ओपन एग्जाम्स को प्रमोट कराया जाए, क्रिएटिव थिंकिंग्स को बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ जब हम पहले लैंग्वेज की बात करते हैं कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो इंडियन एजुकेशन पॉलिसी 1968 के अंदर लाया गया था, उसके फ्लेक्स करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर चेंज किए गए, और जो प्लस पॉइंट है स्टूडेंट्स के बेसिस के ऊपर अंडर रिकॉग्नाइजेशन शिफ्ट के साथ अपहोल्ड किए गए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ताकि इंडिया के जो स्कूल एजुकेशन है उसको रीडिफाइन किया जा सके और एनफोर्स किया जा सके। चाइल्डहुड एजुकेशन को रिसर्च शो करती है कि किस तरह से 3 से 8 ईयर एज के लिए क्रिटिकल डायमेंशन है डेवलपमेंट के लिए, चाइल्ड फिजिकल कोग्निजेंस को सोशल एथिकल इमोशनली बेसिस के ऊपर, ताकि एजुकेशन सिस्टम को हिस्टोरिकली जो फेसेस नेग्लेक्ट किए गए उनको भी ट्रैक करके ट्रांसफॉर्म किया जा सके करिकुलम के अंदर। आंगनवाड़ी सिस्टम प्रमोट किया जाता है ताकि चाइल्डहुड एजुकेशन को इंक्लूड किया जा सके अर्लियर स्टेज के ऊपर, मेल न्यूट्रिशन के साथ साथ जो कम्युनिटी को डिसएडवांटेज मिले उनको भी कम किया जा सके। आरबीआई मस्ट एनलार्ज इज बफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। रिसेंटली जब हम जियोपॉलिटिकल ऑर्डर की बात करते हैं, जिसकी वजह से रुपी की वोलेटिलिटी और इंपोर्ट डिपेंडेंसी होने की वजह से करेंसी के अंदर डिफ्लेशन देखने के लिए मिलती है, तो उसको किस तरह से कम किया जाए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन और फिस्कल ईयर के साथ साथ इन्फ्लेशन, सीपीआई और हेडलाइन इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए जो एडिकेट रिस्क मैनेजमेंट कैपेसिटी है उसके फ्लो के साथ साथ आरबीआई के द्वारा $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व जो वो कंफर्टेबली बफर किया गया, पर एक्चुअली बफर की बात करते हैं जो सोल्ट कंफर्टेबल बफर है, एक्चुअली जो नेट सॉर्ट ऑफ बफर है वो प्रायोरिटाइज किया गया था लास्टली मेंशन करके $635 बिलियन। इंडिया काउंट करता है कंट्रीज के नेगेटिव नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन को, जिसकी लाइबिलिटी है $1,469.2 बिलियन, जो एक्ससीड कर गया एसिड को 1139.2 बिलियन बाय मोर देन 300 बिलियन। इंडिया के द्वारा जो रिजर्व टू लाइबिलिटी रेशियो है उसको कंसिस्टेंटली बिलो रखा गया 50% लास्ट 15 ईयर्स के अंदर। तो इंडिया की रुपी लार्जली अंडर स्ट्रेस देखने के लिए मिलता है वाइड करेंसी अकाउंट्स की वजह से, डेफिसिट की वजह से। इसलिए करंट आउटफ्लो होना और रिजर्व एडिकेटली कैलकुलेट करना इंडिया के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट और इंपोर्ट कवर जो रिलाय देखने के लिए मिलता है उसकी वनरेबिलिटी को बचाने के लिए जरूरी है। इंडिया काउंट करता है रिजर्व
एक्विजिशन को फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन के बेसिस पर जो सेंस करते हैं। दो पॉइंट नीड है बिल्डअप करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को डे टू कम। वाई लोन्स लोन ग्रोथ इज स्लो डाउन। 11 से 12% ग्रोथ जो है बैंक क्रेडिट लिंक्स के अंदर फिजिकल ईयर 26 में देखी जाएगी। अगेंस्ट जब हम 10.8% देखते हैं फिजिकल ईयर 25 के अंदर, 20.4% ही 2024 के अंदर। जो स्लो डाउन क्रेडिट फ्लो के अंदर रिजल्ट दिखाता है रिड्यूस एपलेट ऑफ बोरोइंग्स और अप्रोच जो है लेंडर्स की। 13.5 लाख करोड़ का एस्टिमेट कैश बैलेंस जो है इंडियन इनकम के अंदर देखने को मिले। आरबीआई के थ्रू गेन आउट किया गया कि इन्फ्लुएंस किया जा सके लिक्विडिटी को सिस्टम के अंदर, ताकि प्रमोट हो इंस्टेंट ड्यूरेबिलिटी सरप्लस लिक्विड सिस्टम जो नज करेगा 6 लाख करोड़ को। इंटरेस्ट रेट जो है वो शॉर्ट हो एंड कर्व कर सके 3 मंथ्स के अंदर आने वाले, ताकि जो बेंच मार्च है बॉन्ड टू होल्ड बीन स्टडी अराउंड 6.30%। कॉल मनी रेट जो है वो बिलो रेपो रेट 5.5% या मूव अप कर सके लेवल के ऊपर। सेंट्रल बैंक के द्वारा प्रिडिक्टली ड्रेन किया गया लिक्विड फ्रॉम सिस्टम वी ट्रिपल आर वनरेबल वेरिएबल रिजर्व रेपो रेट ऑक्शंस के थ्रू, ताकि मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग से अंदर सेंट्रल बैंक अकाउंट करता है कैश रिजर्व रेशो को, उसके साथ साथ /100 बेस पॉइंट्स के बेसिस पर फ्री अप किया जा सके एडिशनल कैश को, ताकि टर्न हो 2.3 लाख करोड़ और बैंकिंग के बेसिस पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब टू अंसरकारी।